नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। सबसे बड़ा दंगल में आज की सबसे बड़ी हलचल है यूपी से। एक प्रचार वैन ने यूपी के सरधना से बीजेपी के उम्मीदवार संगीत सोम के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। सोम के इस प्रचार वैन में विवादित और भड़काऊ वीडियो क्लिप दिखाए जाने का आरोप है। अब मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी संगीत सोम के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कर लिया गया है। यूपी चुनावों के लिए प्रचार पर निकली ये वैन मेरठ की सरधना विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार संगीत सिंह सोम की है। प्रचार कर रही इस वैन में पीएम मोदी के साथ संगीत सोम की एक बड़ी सी तस्वीर लगी है। तस्वीर के नीचे ही बड़े बड़े अक्षरों में जो लिखा है वो संगीत सोम को हिंदुत्व की पहचान बता रहा है। वहीं एक एलसीडी भी लगी है जिसमें एक वीडियो क्लिप दिखाई जा रही है। यही वीडियो क्लिप संगीत सोम के लिए परेशानी का सबब बन गई है। सोम पर आरोप है कि उनकी प्रचार वैन में मुजफ्फरनगर दंगा, खेड़ा महापंचायत, बिसाड़ा कांड और अखलाक हत्या कांड समेत कई मुद्दों की क्लिप दिखाई गई। प्रचार वैन में दिखाई गई क्लिप में दंगों के दौरान सोम को हीरो की तरह पेश किया गया। संगीत सोम जब सड़क पर निकले तो उनके साथ हजारों नहीं लाखों लोग थे। प्रशासन के पैरों तले जमीन निकल गई और लोगों का रोष, लोगों का गुस्सा काबू करने में नाकाम। पुलिस को आखिर संगीत सोम को ही आग्रह करना पड़ा कि वो लोगों का गुस्सा शांत करे। अपनी जिम्मेदारी समझते हुए संगीत सोम ने न सिर्फ प्रशासन की लाज रखी बल्कि कानून व्यवस्था को संभालते हुए लोगों को शांत कराया। लेकिन कैराना का हिसाब अभी बाकी है। संगीत सोम की ये विवादित चुनावी वैन जब प्रचार के दौरान फरीदपुर गांव में पहुंची तो गांव वालों ने विरोध किया और अधिकारियों से शिकायत कर दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वीडियो क्लिप की कॉपी ली और लौट गए। कल हुई इस कार्रवाई के बाद आज मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी संगीत सोम के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया। विधायक जी गाड़ी लेके घूम रहे हैं, वो आचार संहिता का घोर उल्लंघन कर रहे हैं और उसकी हमने शिकायत करी। उसके खिलाफ हमने मुकदमा लिखवाया। धारा 125 आईपीसी और 188 में मुकदमा लिखा गया। स्क्रीनिंग का जैसे ही पूरा होगा तो उसके उपरांत ये निर्णय पे आएंगे कि ये सीडी में क्या कंटेंट है और उस कंटेंट का क्या इम्प्लीकेशन मॉडल कोड पर है। आरोप है कि संगीत सोम की ये प्रचार वैन कई दिन से इलाके में प्रचार कर रही थी, लेकिन न तो इसकी जानकारी प्रशासन को थी और न ही पुलिस को। वैन में विवादित क्लिप दिखाए जाने का मामला सामने आने के बाद ये भी पता चला कि इस वैन से प्रचार करने के लिए इजाजत तक नहीं ली गई थी। इस विवाद पर संगीत सोम ने खुद नेटवर्क 18 से बातचीत की। उनका कहना है कि जो भी वीडियो वैन में दिखाया गया वो टीवी चैनलों पर चली फुटेज से बनाया गया है। कोई मुजफ्फरनगर दंगे का उसमें मुद्दा नहीं है। उसमें सारी खबरें, उसमें करीब 300 खबरें हैं जी। कोई मुजफ्फरनगर का नहीं है उसमें दुनिया भर की खबरें हैं, एक खबर नहीं है। चलिए आप बताइए क्या है उस वीडियो में, क्या उस वीडियो में आपने रखा है ऐसा, कहां कहां की खबरें आपने रखी हैं जिसको आप उत्तर प्रदेश के मतदाता तक पहुंचाना चाहते हैं, अपनी विधानसभा क्षेत्र के मतदाता तक पहुंचाना चाहते हैं? देखिए उसमें, उस वीडियो में आप उसे देख लीजिए, आप लोग भी। आज तक जो मीडिया ने खबरें चलाई हैं, कोई भी मामला रहा हो, केवल और केवल मीडिया के द्वारा दिखाई गई खबरें, और वो भी मीडिया के ही फॉर्म में। जो मीडिया ने दिखाई, मान लीजिए ईटीवी ने दिखाई तो ईटीवी के फॉर्म में है, उसमें कोई अलग से उसमें काट फाट नहीं की गई है। वो दिखाई गई खबरों का एक पूरा कलेक्शन है, वो हमारे सबके पास है, आपके पास भी है। उसके साथ साथ क्या विकास करा, क्या हमारे साथ सरकार ने अत्याचार किया, क्या हम पे फर्जी मुकदमे करे। भाई आज तक चार्जशीट ना करने का मतलब यही हुआ ना कि हमें फर्जी फंसाया गया। क्यों नहीं 3.5 साल में आज तक सरकार ने चार्जशीट किया हमें। मेरठ की सरधना विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक संगीत सिंह सोम का विवादों से पुराना नाता रहा है। जनप्रतिनिधि होने के बावजूद संगीत सोम पर कई गंभीर आरोप हैं। सोम पर 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। उन पर दंगे भड़काने के लिए फर्जी वीडियो अपलोड करने का भी आरोप है। संगीत सोम जून 2014 में हत्या के मामले में कैमरे पर पुलिस अधिकारियों को धमकाते भी दिखे थे। यही नहीं, उन पर दादरी हत्याकांड में पुलिस कर्मियों को मुंह तोड़ जवाब देने की धमकी का भी आरोप शामिल है। सिर्फ संगीत सोम ही अपना बचाव नहीं कर रहे हैं, बीजेपी नेता भी उन पर लगे आरोप को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रशासन और पुलिस की साजिश बता रहे हैं। मुजफ्फरनगर के दंगे में पुलिस का या सरकार की या मुख्यमंत्री की क्या भूमिका थी, ये तो किसी से छिपा नहीं है। और ऐसे में संगीत सोम
उनके शिकार तो होने ही हैं। संगीत सोम जी ने स्वयं इसको साफ किया है कि उनकी वीडियो वैन में जो भी वीडियो या सीडी ऑडियो थे वो चुनाव आयोग के द्वारा स्वीकृत किए गए थे, उनसे अनुमति लेकर के जारी किए गए थे। फिर भी यदि अगर किसी प्रकार का कोई मामला है तो चुनाव आयोग के संज्ञान में, चुनाव आयोग जो निर्णय करेगा भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करेगी। पार्टी बचाव कर रही है, लेकिन विपक्ष को संगीत सोम के बहाने बीजेपी पर वार करने का मौका मिल गया है। वीडियो इन्होंने धार्मिक सौगात बिगाड़ने के लिए इसी पर ये इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और पूरा देश आज जान चुका है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति। अगर वो इस तरह की मानसिकता से प्रचार कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का धर्म के रूप में सांप्रदायिकरण कर रहे हैं, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और भाजपा जो बहुत हाई मॉरल ग्राउंड्स पे ये चुनाव लड़ रही है कि हम केवल विकास की बातें करेंगे, भाजपा इसको उनका व्यक्तिगत प्रचार या व्यक्तिगत बयान नहीं कर सकती। एक और बड़ी मुश्किल दिखाई पड़ रही है यूपी में महागठबंधन की राह में। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल के महागठबंधन में पेच फंसता दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन में समाजवादी पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय लोकदल को 20 सीटें दी जा रही हैं, लेकिन अजीत सिंह अपनी पार्टी के लिए 30 सीटों की मांग कर रहे हैं। हालांकि दोनों पार्टियों के बीच बातचीत अभी जारी है। महागठबंधन में भले ही पेच फंस गया हो, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यूपी का सबसे बड़ा दंगल एक साथ लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। बस मोहर लगनी बाकी है। अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आजम खान गठबंधन के जरिए बीजेपी के सफाए का दावा कर रहे हैं। न मेरे हाथ से नेताजी गए न बेटे जी गए, दोनों हाथों में लड्डू। तो अब इसमें जो बीच में एक कड़ी आ रही थी, मेरे प्रिय मुख्यमंत्री भी हैं, मेरे प्रिय नेताजी भी हैं। देखिए, भाजपा को रोकने के लिए तो समाजवादी पार्टी खुद ही सक्षम है। शायद ये सफाया करने के लिए कुछ हो रहा है। आजम का दावा कुछ भी हो, बीजेपी यूपी में गठबंधन को तवज्जो देती नहीं दिखती। बीजेपी नेताओं का कहना है कि तीनों पार्टियां मिलकर भी लड़ें तो बीजेपी की जीत को रोक नहीं पाएंगी। गठबंधन की घोषणा करें तो उसके साथ ही साथ अपने कॉमन कार्यक्रम की भी घोषणा कर दें। और उनका कॉमन कार्यक्रम सभी को मालूम है, कुशासन, करप्शन, क्राइम और किच-किच। उत्तर प्रदेश में एक विकास के नाम पे महागठबंधन हो चुका है और वो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी और जनता का हुआ है। इसलिए कोई भी गठबंधन हो जाए, इस महागठबंधन को नहीं हरा सकता। गठबंधन से भाजपा को कोई बड़ा आश्चर्य नहीं लग रहा है, और चूंकि पहले से ही सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों मिले हुए हैं, ये तीनों मिलकर के आकर के लड़ेंगे, तब भी जनता भाजपा के साथ, इसलिए भाजपा की विजय होगी। सबसे बड़ा दंगल में अब पंजाब की हलचल देखिए, जहां चुनावों में नशा एक बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है। केजरीवाल से लेकर सिद्धू तक सीधा आरोप लगा रहे हैं कि पंजाब में बादल और उनके रिश्तेदारों ने नशे को बढ़ावा दिया। पंजाब के सबसे बड़े दंगल में विपक्ष ड्रग्स को बड़ा चुनावी मुद्दा बना रहा है। इसी मुद्दे को लेकर विपक्षी नेता बादल सरकार पर हमलावर हैं और उनके सीधे निशाने पर हैं पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल की पत्नी और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर के भाई विक्रम सिंह मजीठिया। मजीठिया बादल सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। विपक्ष पंजाब को नशे की गिरफ्त में झोंक देने के लिए मजीठिया को जिम्मेदार बता रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो यहां तक कह दिया कि उनकी सरकार आते ही मजीठिया को जेल भेज दिया जाएगा। वहीं मजीठा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हिम्मत सिंह शेरगिल भी हमला करने में पीछे नहीं रहे। मैं लोगों को कहना चाहता हूं, 11 मार्च को नतीजे आएंगे। मोटे मोटे तौर पे 20 मार्च तक सरकार बन जाएगी। 15 अप्रैल, नोट कर ले सारे पंजाब के लोग, 15 अप्रैल तक मजीठिया जेल में होगा। नशों के तस्कर, ड्रग लॉर्ड, स्मगलर विक्रम मजीठिया की जगह असेंबली में नहीं जेल में है, तो असेंबली में नहीं उसको जेल में भेजना है। विक्रम सिंह मजीठिया ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से नकारते हुए पंजाब में विकास करने का दावा किया। केजरीवाल पर पलटवार करते हुए मजीठिया ने उन्हें भगोड़ा करार दिया। यानी ये आरोप झूठे हैं आपका मानना? बिल्कुल, कोर्ट ने कर दिया है। तो जनता सिर्फ विकास पर वोट आप केजरीवाल ने लगाए, केजरीवाल मुजरिम बन गया। पंजाब के सबसे बड़े दंगल में नशा अगर बड़ा चुनावी मुद्दा है तो इसके पीछे वजह भी है। एम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में ड्रग्स एक बड़ी समस्या है। हर साल पंजाब में 7,500 करोड़ के नशीले पदार्थों का सेवन होता है। सबसे ज्यादा 6,500 करोड़ रुपए की हेरोइन की खपत होती है। पंजाब की कुल 0.84% जनसंख्या यानी करीब 2,30,000 लोग अफीम का नशा करते हैं। हर रोज 20 करोड़ रुपए अफीम से जुड़े नशे पर खर्च किए जाते हैं। इसी तरह पंजाब के कुल 1,23,000 लोग हेरोइन का नशा करते हैं और इस नशे पर नशा करने वाला औसतन रोज 1,400 रुपए खर्च करता है।
जाहिर है रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब का एक बड़ा तबका नशे की गिरफ्त में है। ऐसे में सबसे बड़े दंगल में बादल सरकार को पटकनी देने के लिए विपक्ष इसे एक बड़े दांव के तौर पर देख रहा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 4 हफ्ते में ड्रग्स की सप्लाई और उसके इस्तेमाल को खत्म करने का वादा किया गया है। केजरीवाल भी अपनी रैलियों के जरिए लगातार पंजाब में फैले नशे पर बात कर रहे हैं। ड्रग्स पर हो रही इस सियासत के बीच एम्स की एक रिपोर्ट चौंकाती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में 18 से 35 साल के बीच के 76% युवाओं को नशे की लत है। वहीं ग्रामीण इलाकों की 56% आबादी को नशे की लत है। 21% किसान भी नशे से पीड़ित हैं तो 27% मजदूरों को भी नशे की लत है, जबकि 15% कारोबारी नशे की गिरफ्त में है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े 14% लोगों पर भी नशे की मार है। पंजाब में नशे के हालात किस कदर भयावह हैं, वो साल दर साल दर्ज होने वाले केस और उनकी बढ़ती संख्या को देखकर समझा जा सकता है। साल 2002 से 2006 के बीच वहां 19,501 केस दर्ज हुए, जबकि 2007 से 2011 के बीच ये संख्या बढ़कर 26,560 हो गई। साल 2012 से 2015 के बीच ये आंकड़ा 49,534 हो गया। अगर नशे के कारोबार से जुड़े लोगों और नशे करने वालों की गिरफ्तारियां देखें तो इनकी भी संख्या उनमें भारी बढ़ोतरी दिखती है। साल 2002 से 2006 तक पंजाब में 22,938 गिरफ्तारियां हुई, जबकि साल 2007 से 2011 तक 30,442 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं साल 2012 से 2015 तक के बीच 57,730 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा दंगल, आज की हलचल जारी है। ब्रेक के बाद आपको पंजाब के दंगल में कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह 2 अखाड़ों में दांव आजमा रहे हैं। कल उन्होंने पटियाला से पर्चा भरा था तो आज प्रकाश सिंह बादल के गढ़ लंबी से नामांकन दाखिल किया। नामांकन करने के बाद अमरिंदर ने प्रकाश सिंह बादल को हराने का दावा भी किया, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने पटियाला की जनता से यह अपील भी की है कि वो उन्हें पटियाला से जीत दिलाने का भरोसा दें ताकि वो बादल के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ सके। बड़ा आसान मुकाबला है, हम तो इसको हराएंगे अच्छी तरह, तो यही है। तो हमने नॉमिनेशन अभी फाइल किया है और अब बस लड़ाई में पड़ेंगे और बादल को हराएंगे यहां से। कैप्टन अमरिंदर सिंह के लंबी सीट से खड़े होने के बाद माना जा रहा है कि इस बार प्रकाश सिंह बादल के लिए लड़ाई आसान नहीं है। लंबी सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह के अलावा यहां से आम आदमी पार्टी के जरनैल सिंह भी बादल को टक्कर देंगे। दरअसल लंबी सीट प्रकाश सिंह बादल के लिए बहुत अहम है। ये सीट प्रकाश सिंह बादल की पारंपरिक सीट रही है। वो यहां से 1997 से लेकर 2012 तक लगातार 4 चुनाव जीत चुके हैं। 2012 में प्रकाश सिंह बादल को लंबी सीट पर 55.71% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार को 35.44% वोट ही मिले थे। बीजेपी छोड़कर हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अमृतसर पूर्व विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर भी मौजूद थीं। नामांकन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और सिद्धू समर्थकों का हुजूम भी मौजूद था। अमृतसर पूर्व से सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर विधायक थीं, जिन्होंने अपने पति के लिए यह सीट खाली कर दी है। पंजाब में 4 फरवरी को मतदान है। कुछ तो लोग कहेंगे अगर जनता के बीच में ना आता छोटे मेरे पिद्दू तो फिर 4 बार जीतता कैसे सिद्धू, क्यों नहीं जीता था। अमृतसर पूर्व से विधायक रह चुकी नवजोत कौर का कहना है कि उनके पति और मौजूदा प्रत्याशी नवजोत सिंह सिद्धू अब राज्य की ही राजनीति करेंगे। डॉक्टर नवजोत कौर हैं, नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी। मैम, बिल्कुल आप कांग्रेस के लिए तैयार हैं? सिद्धू साहब स्टार प्रचारक रहेंगे, 70 रैलियां अगले 10 दिन में। जी बिल्कुल तैयार हैं, हमेशा से तैयार रहे हैं, पंजाब के लिए बिल्कुल तैयार हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में ये कह रहे हैं विरोधी कि वो 7 महीने तक, सुखबीर बादल कह रहे हैं कि 7 महीने तक वो दूर थे पंजाब से, तो और ऐसे में अब वो पंजाब में आने की बात कह रहे हैं। आप भी कह रहे हैं कि वो स्टेट पॉलिटिक्स में रहेंगे, तो पंजाब में वक्त दे पाएंगे सिद्धू साहब? पंजाब में ही वक्त देंगे, अब कहाँ जाना है, घर बनाया हुआ है, यहीं रहेंगे। अब टेलीविजन तो उन्होंने पहले ही बोला है, स्टेट में जब रोल मिलेगा तो वो नहीं करेंगे और यहीं रहेंगे। यहाँ से थोड़ा मोटा जो भी काम करना होगा वो करेंगे, पर स्टेट पॉलिटिक्स का मतलब है कि पंजाब में रह के पंजाब में ही काम करेंगे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है।
न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में मायावती ने आरोप लगाया कि बीजेपी और एसपी में चुनावों को लेकर मिलीभगत है। मायावती ने बीजेपी को सांप्रदायिकता फैलाने वाली पार्टी करार दिया। मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी की अंदरूनी कलह एक सोची समझी रणनीति थी। समाजवादी पार्टी की अंदरूनी कलह एक ड्रामा था। समाजवादी पार्टी के इस ड्रामे के पीछे मायावती ने बीजेपी का हाथ बताया। माया के मुताबिक कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश का आरोप भी लगाया। तो ये थी आज की हलचल। देखते रहिए आप न्यूज 18 इंडिया।